अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हूथीज़ और सऊदी अरब की लड़ाई में इराक के मिलिशिया जो हैं, ईरान की प्रॉक्सी, वो दाखिल हो गए हैं। शायद 2 दिन हूथियों को काफ़ी मार पड़ी सऊदी अरब से, तो इराक से मदद उनको पहुंच गई है, क्योंकि ईरान मदद करने के लिए शायद पोजीशन में नहीं था। तो उनके जो इराक की प्रॉक्सीज हैं उनको आज ऑपरेटिव किया कि वो सऊदी अरब पर मिसाइल मारें। जो रावलाकोट में धरना है उसका मार्च शुरू होना था, वहां पे फायरिंग और शेलिंग उनको रोका जा रहा है, वहां एक्शन शुरू हो गया है। मैंने आपको बताया था कि वो इलेक्शन की सारी एक्टिविटी है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा ज़ेलेंस्की के ऊपर आज बात करनी है कि ज़ेलेंस्की क्या चाहते हैं, यूक्रेन क्या चाहता है, उसके अहदाफ क्या हैं इस मामले में, वो क्यों ईरान जंग में एक पार्टनर बन के आगे आ रहा है और वो ईरान जंग में एक फ्रीक बनना चाहता है, ये क्यों है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी अरब और हूसीज की। देखिए, हूसीज ने बाबुल मंदब बंद किया, 2 चाइनीज जहाज गुजर गए, 1 पाकिस्तानी गुजर गया, क्योंकि हूसीज पाकिस्तानी और चीनियों से नहीं लड़ना चाहते थे। लेकिन 2 दिन में अपाचे हेलीकॉप्टर जरिए सऊदी अरब ने हूसीज को काफी मारा, उनके निशानों को, उनके टारगेट्स को निशाना बनाया, और हूसीज को इतना ज्यादा रिस्पॉन्ड करने की पोजीशन में नहीं थे। शायद उनके पास मिसाइल्स की तादाद भी कम है, बैलिस्टिक मिसाइल्स की तादाद भी कम है। तो 2 दिन में एक ऐसा मंजरनामा लगा कि हूसीज मुश्किल में है। यमन के अंदर जो हुकूमत है उसने भी हूसीज पे हमला किया, सऊदी अरब भी कर रहा था, बेचारे 2 जगह से फंस गए। आज हूसीज की मदद के लिए फिर इराक से जो निजी मिलिशिया है, जो ईरानी प्रॉक्सी हैं, उन्होंने सऊदी अरब पर मिसाइल मारे हैं, और उनके मिसाइल रियाद और दूसरी तरफ जो हैं वो उड़े हैं, जिनको एयर डिफेंस सिस्टम ने रोका है। ऐसा लगता है कि ईरान खुद तो इस सऊदी अरब और हूथीज की लड़ाई में फरीक नहीं बनना चाह रहा, और वो चाह रहा है कि उसका जो अमेरिका के साथ सीज फायर है वो कायम रहे। लेकिन उसने अब हूथीज की मदद भी करनी थी, क्योंकि हूथीज मुश्किल में फंस गए हैं। तो उसने इराक में जो उसकी प्रॉक्सीज हैं उनको कहा है कि आप सऊदी अरब की मदद के लिए पहुंचे। इराकी वजीर आजम चंद दिन पहले ईरान के दौरे पर थे, उन्होंने वहां मुआहदे भी किए। लेकिन ये भी हकीकत है कि इराक के अंदर ईरान की प्रॉक्सीज और ईरान के निजी मिलिशिया मौजूद हैं, जो पहले भी लड़ाई में मुख्तलिफ मिसाइल चलाते रहे हैं, बल्कि जो स्ट्रे मिसाइल थे जिनके बारे में ये पता नहीं लगता था कि वो ईरान ने मारे हैं, किसने मारे हैं, वो इराक से ही आते थे। और इराक से, मतलब टर्की जो मिसाइल गया था वो भी इराक से था, और जो अजरबैजान मिसाइल गया था वो भी इराक से था। तो इराक जो है इस मामले में, वहां का निजी मिलिशिया जो है वो एक स्पॉइलर का किरदार पहले भी अदा करते रहे हैं ईरानी प्रॉक्सीज के तौर पे। आज भी उन इराकी जो निजी मिलिशिया है, ईरानी प्रॉक्सी हैं, उन्होंने एक स्पॉइलर का किरदार अदा करते हुए सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइल चलाए हैं। अब देखते हैं कि सऊदी अरब इसके जवाब में, उन्होंने इराक पर तो हमला नहीं किया, उनका फोकस हूसीज पे ही है। शायद वो एंगेज नहीं होना चाहते इराकियों के साथ, उनका मतलब है हम हूसीज को खत्म करते हैं, ये इराकी निजी मिलिशिया वाला मामला बाद में देख लेंगे। क्योंकि जवाब में सऊदी अरब ने इराक के ऊपर हमला नहीं किया, उनका फोकस अभी भी हूसीज ही है। अब बात करते हैं आज़ाद कश्मीर की। वहां रावलाकोट में आज सारे मीरपुर से काफिले जमा हुए। वैसे तो आज आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ, जिसके नताइज रात देर तक आएंगे, सुबह तक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि रावलाकोट में जो काफिले जमा हुए हैं, उन्होंने अब मुजफ्फराबाद की तरफ जाना था। वहां पुलिस ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक्शन शुरू कर दिया। शब फायरिंग और शेलिंग की इतलात हैं। इधर कल-ए-दम एक्शन कमेटी भी फायरिंग कर रही है, और दूसरी तरफ से कानून नाफिज करने वाले इदारे भी कर रहे हैं। ये पॉलिसी पहले दिन से क्लियर थी कि उनको मुजफ्फराबाद जाने नहीं दिया जाएगा। वो अगर रावलाकोट बैठना चाहती हैं तो बैठ जाएं, लेकिन मुजफ्फराबाद जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुजफ्फराबाद जाने की सूरत में पहले भी 2 दफा जब वो मुजफ्फराबाद जाके बैठ जाते हैं तो फिर उनकी बाइंग पावर और ब्लैकमेलिंग पावर बढ़ जाती है। और इस बार यह है कि कल-ए-दम एक्शन कमेटी को वो शो मुजफ्फराबाद में नहीं लगाने देना जो पहले 2 दफा वो लगा चुके हैं। इसीलिए टेक्निकल बात यह है कि उनको रावलाकोट में ही रोकने का प्रोग्राम है, उनको मुजफ्फराबाद तक पहुंचने की स्ट्रेटेजी नहीं है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि उनसे कोई मुज़ाकरात ना करने की स्ट्रेटेजी भी मौजूद है, उनसे किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। लेकिन पहला मरहला आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का मुकम्मल हो गया है, जो अपनी जगह कल-ए-दम एक्शन कमेटी की एक हार है। आप टर्नआउट पर जरूर बात कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकल बात है कि वो एक हार है। जो ईरान अमेरिका सीज फायर है वो अपनी जगह चल रहा है, वो मौजूद है, लेकिन अभी कोई बाकायदा मुज़ाकरात नहीं शुरू हुए। आबनाए हुर्मुज़ भी बंद है, और उसके साथ साथ अमेरिकन ब्लॉकेड भी मौजूद है। लेकिन इस सब के बावजूद टेक्निकल बात यह है कि जो सीज फायर है
वो मौजूद है। ना अमेरिका हमला कर रहा है, ना ईरान हमला कर रहा है। अब अमेरिका क्या अपना असला रीग्रुप कर रहा है, जहाज पहुंचा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि चंद दिन में दोबारा हमला शुरू नहीं हो सकता, या हो सकता है या नहीं हो सकता। अभी तक अमेरिकन स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं है। ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप साहब काफी कंफ्यूज हैं कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि अरब चाहते हैं कि उनका सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर बच जाए, लेकिन अगर ईरान का सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होना है तो अरबों का सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बच सकता है। और सऊदी अरब जो इस लड़ाई में अभी तक बचा हुआ था, वो अब इस लड़ाई में शामिल हो गया, और अब सब तरफ बमबारी नहीं है और सिर्फ सऊदी अरब में बमबारी चल रही है। उसके बैलिस्टिक मिसाइल इराक से मारे जा रहे हैं, तो ये एक अजीब बात है। लेकिन आपनाए हुर्मुज़ बंद है, ताहम अमन होने की वजह से 7% तेल सस्ता हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई है। अब टेक्निकल बारे, जब अमेरिका कह रहा था मैं हमला करूंगा तो स्टॉक नीचे जा रहा था, तेल ऊपर जा रहा था। अभी आपनाए हुर्मुज़ बंद है, फिर भी 7% तेल सिर्फ इस बात पर सस्ता हो गया है कि आपने किसी न किसी तरह अमन कर दिया और मिसाइल चलाने बंद कर दिए। यूक्रेन के जो सदर हैं ज़ेलेंस्की, वो क्या चाहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने एक ईरानी जहाज को उधर रेड सी में निशाना बनाया है, कैस्पियन में क्यों बनाया है, लोगों को समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं कि जी जो मेरी और रूस की लड़ाई है, उसमें जो ड्रोन शाहिद ड्रोन हैं वो ईरान ने दिए हैं रूस को, जिसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान हुआ है, और ईरान जो है वो रूस की मदद कर रहा है। अब टेक्निकल बात यह है कि कभी कहा जाता है रूस ईरान की मदद कर रहा है, और ज़ेलेंस्की कहते हैं कि ईरान जो है वो रूस की मदद कर रहा है। लेकिन ईरान को भी गिला हो सकता है कि आप एंटी ड्रोन बेचने के लिए सारे अरबों के पास पहुंच गए थे, आपने ईरान के खिलाफ सारे अरबों के साथ मुआहदा किया है, तो फिर उन मुआहदों के नतीजे में आपको उसका कोई फीडबैक तो मिलना था। लेकिन ईरान और यूक्रेन की टेंशन के, यूक्रेन के अहदाफ क्या हैं ये समझने वाले। यूक्रेन ने हालिया महीनों में ऐसे हमले तेज किए हैं जिनका हदफ रूस को ईरानी ड्रोन, मिसाइल या तेल फराहम करने वाली सप्लाई चेन बनाना है। टेक्निकल बात यह है कि रूस जो है वो ईरान की जो सप्लाई लेन है असले की, उसको रोकना चाहता है यूक्रेन। कीव का मौकफ है कि अगर ईरान रूस की जंगी सलाहियत बढ़ा रहा है, ईरान रूस की जंगी सलाहियत बढ़ा रहा है, तो ईरान की फौजी सप्लाई भी जायज हदफ बन सकती है। यूक्रेन का मौकफ है कि अगर ईरान ड्रोन्स दे रहा है रूस को, तो फिर ईरान मेरा दुश्मन है, जो भी रूस को असला देगा वो मेरा दुश्मन है, मुझे उससे लड़ने का हक है। इस तरह तो फिर जो यूक्रेन को असला दे रहे हैं वो भी रूस का हदफ हो सकते हैं, फिर सारा यूरोप रूस का हदफ हो सकता है, क्योंकि सारा यूरोप जो है वो यूक्रेन को असला दे रहा है। ये तो एक अजीब बात हो जाएगी कि जो असला दे रहा है मेरा वो भी हदफ है। ये तो अब दुनिया में बहुत सारे मुल्कों को असला देते हैं, लेकिन असल जिम्मेदार तो लड़ने वाला मुल्क होता है। लेकिन यूक्रेन का मौकफ है कि चूंकि ईरान ने रूस को ड्रोन दिए हैं, लिहाजा ईरान मेरा दुश्मन है और मैं उस पर हमला कर सकता हूँ। अब इस हिकमत अमली का मकसद क्या है? इसका मकसद है सिर्फ रूस को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि ईरान की जंगी सनत पर भी दबाव बढ़ाना है। वो समझता है यूक्रेन जो है ना, वो लड़ाई को चौमुखी करना चाहता है। वो चाहता है कि ईरान के साथ उसकी लड़ाई शुरू हो जाए, रूस और उसकी लड़ाई शुरू हो जाए, यूरोप बीच में शामिल हो जाए, और मुल्क भी शामिल हो जाए, और ये एक सेमी वर्ल्ड वॉर का मंजरनामा बन जाए। क्योंकि ज़ेलेंस्की को ये तो नजर आ रहा है कि वो अकेला रूस से नहीं जीत सकता, लिहाजा वो कोशिश कर रहा है कि इस लड़ाई को इतना बढ़ा लिया जाए, क्योंकि हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने भी 30,000 फौजी जो हैं वो साउथ कोरिया को, रूस को मजीद देने का ऐलान किया है। तो अब क्या ज़ेलेंस्की जाके नॉर्थ कोरिया पर भी हमला करेगा? लेकिन यूक्रेन की स्ट्रेटेजी ये है कि इस वॉर को मल्टी नेशनल वॉर बनाया जाए। ये अभी तक सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर जो है, उसको ये लग रहा है कि ईरान ने चूंकि मल्टी नेशनल वॉर बना ली है, उसने सारे गल्फ कंट्रीज को बीच में शामिल कर लिया है, उससे ईरान को फायदा हुआ है। लिहाजा ज़ेलेंस्की भी ये चाहता है कि वो इसको मल्टी नेशनल वॉर बना ले। उस मल्टी नेशनल वॉर के नतीजे में ज़ेलेंस्की समझता है कि शायद उसको फायदा होगा, और जो रूस के साथ लड़ाई में उसका 1/3 मुल्क चला भी गया हुआ है, तो वो आगे रूस की पेशकदमी रोक सकता है या कुछ कर सकता है। लेकिन जो रशियन जो है वो ईरानी ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीनन उसने यूक्रेन का काफी नुकसान किया है, और यूक्रेन के पास अभी ईरानी ड्रोन का वो जवाब नहीं है जो वो क्लेम करता है। इसीलिए उसके अरबों के साथ मुआहदे भी कोई खास कामयाब नहीं हुए हैं। हमजा शहबाज को जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में 6ठे फ्लोर पर कमरा मिला है या ऑफिसेज मिले हैं, उसके बाद हमारे मुख्तलिफ वीलॉगर्स मुख्तलिफ किस्म के तबसरे कर रहे हैं, और उनके ख्याल में ये ओब्लाइजमेंट है, या वो कुछ हमजा शहबाज की मोहब्बत में बात कर रहे हैं, कुछ हमजा शहबाज की नफरत में बात कर रहे हैं। मैं यहाँ हमजा शहबाज की मुस्लिम लीग नून की सियासत पर बात करना चाहता हूँ। हमजा शहबाज की मुस्लिम लीग नून में क्या सियासत है?
देखिए, हमजा शहबाज मुस्लिम लीग नून का वो लीडर है जिसने सबसे ज्यादा जेल काटी है। उन्होंने नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ से ज्यादा जेल काटी है। वो कभी जलावतन नहीं हुए। जब सब भी बाहर चले जाते हैं तो हमजा शहबाज पाकिस्तान में जेल काटते हैं। उन्होंने कभी पाकिस्तान से बाहर जाना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने यहाँ जेल, हत्ता के मुशर्रफ दौर में भी जब पूरी शरीफ फैमिली जलावतन हुई तो हमजा शहबाज पाकिस्तान में मौजूद रहे। तो आप ये क्रेडिट तो हमजा शहबाज को दें ना कि बुरे से बुरे हालात में जब लीडरशिप भी बाहर जाती है तो हमजा शहबाज पाकिस्तान में जेल काटता है। उनकी जेल के दिन गिन लें तो सारी लीडरशिप की सजा ज्यादा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्हें शहबाज शरीफ का बेटा होने का एजाज हासिल है, लेकिन लोग ये क्यों नहीं समझते कि उनकी जेल सबसे ज्यादा है। अगर जेल जाना ही जो है वो आपका पॉलिटिकल क्रेडिट है, आजकल मरियम नवाज अपनी जेल जाने को क्रेडिट समझती हैं, नवाज शरीफ की जेल क्रेडिट समझी जाती है, शहबाज शरीफ की जेल क्रेडिट समझी जाती है, इमरान खान जो जेल काट रहे हैं वो क्रेडिट है, आसिफ जरदारी ने जो जेल काटी है वो क्रेडिट है, तो फिर हमजा शहबाज ने तो सबसे ज्यादा जेल काटी है। फिर हमजा शहबाज की मुस्लिम लीग नून के अंदर एक अजीब पोजीशन है, उनका वर्कर से बहुत राब्ता है। वो मुस्लिम लीग नून में तंजीमी तौर पर बहुत पॉपुलर हैं, उनका लोगों से बहुत ज्यादा राब्ता है और मुस्लिम लीग नून की सियासत से शदीद कोशिश के बावजूद भी हमजा शहबाज को माइनस नहीं किया जा सकता। पिछले 2 साल में हमजा शहबाज की सियासत पर बहुत तनकीद की गई है, बिलखुसूस जो वजीर आला वाला एपिसोड हुआ जिसमें परवेज इलाही वापस आए, लेकिन लोग ये क्यों नहीं समझते कि उसके पीछे बाजवा था, उसके पीछे जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट थी, उसके पीछे सारे लोग मौजूद थे और वो सारा कुछ जो है, फौज जो है उस वक्त हमजा शहबाज के खिलाफ थी। बाजवा साहब पंजाब उल्टना चाहते थे, फैज पंजाब उल्टना चाहता था और हमजा शहबाज ने उसका डटकर मुकाबला किया। ऐसा नहीं है कि हमजा शहबाज उससे भाग गया, हमजा शहबाज ने 2 दफा अपने वोट पूरे किए, लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म के आगे तो अब नवाज शरीफ भी नहीं खड़े हो सके। आप देखें, उन्हें कामा पे निकाल दिया गया। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि जी अगर अदालतें हुकूमतों को खत्म करने लग जाएं तो इसी तरह हमजा शहबाज की हुकूमत भी अदालत ने खत्म की, एतमाद के वोट को रोका परवेज इलाही के खिलाफ और सब कुछ किया। तो वो सब कुछ एक जुडिशियल एक्टिविज्म था। लेकिन मेरे ख्याल में हमजा शहबाज ने बहुत हौसले से पिछले 2-2.5 साल जो है खामोशी से भी गुजारा है। उनका रोल आगे इसलिए भी है कि अब मुस्लिम लीग नून ने अगले 2 साल बाद इलेक्शन में जाना है, मुल्क में आम इंतखाबात हो रहे हैं। हमजा शहबाज वर्कर को जानता है, MNAs को जानता है। जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे तब भी वो 90 शाहरा पे बैठ के सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी करते थे और अपने बाप का बाजू बने हुए थे। उसी वजह से पंजाब में एक पॉलिटिकल बैलेंस मौजूद था, क्योंकि हमजा शहबाज जो हैं वो हर MP MNA को मिलते थे, उनका मसला हल करते थे। आज भी इसकी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में एक जरूरत महसूस की गई है, क्योंकि शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल एक्टिविटी बहुत है, वैसे एक्टिविटी बहुत है, तो MNA MPs के काम के लिए जरूर एक बंदे की जरूरत थी जो हमजा शहबाज से बेहतर तो नहीं हो सकता। क्या हमजा शहबाज का आइंदा मुस्लिम लीग नून में कोई किरदार है? मेरे ख्याल में वो मुस्लिम लीग नून की जान है, वो मुस्लिम लीग नून का मरकजी लीडर है, उसकी मुस्लिम लीग नून में सबसे ज्यादा खिदमात हैं, उनका मुस्लिम लीग नून में सबसे ज्यादा कुर्बानियां हैं। तो आप मुस्लिम लीग नून से हमजा शहबाज को कभी भी माइनस नहीं कर सकते। मैं उनका मुस्लिम लीग नून की आइंदा सियासत में बहुत रोशन मुस्तकबिल देख रहा हूँ। मैं उनका एक कलीदी किरदार देख रहा हूँ। नवाज शरीफ उनको अपना बेटा समझते हैं, हर वक्त उन्हें नवाज शरीफ की कुर्बत हासिल है और शहबाज शरीफ भी उन्हें अपना सियासी जाननशीन समझते हैं। लिहाजा मुझे तो हमजा शहबाज की एक नई बड़ी इनिंग का आगाज नजर आ रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा नजर आ रहा है।